नमस्कार, मैं प्रशांत मनाफर, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय नवीन महाविद्यालय जयजयपुर, जिला जांजगीर चांपा। आज हम एमए सेकंड सेमेस्टर के सेकंड पेपर के अंतर्गत केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप में बहुलक या मोड का अध्ययन करेंगे। जैसे हमको मालूम है कि बहुलक केंद्रीय प्रवृत्तियों का एक माप है। बहुलक किसी भी समंग श्रेणी का वह पद या विशिष्ट मूल्य होता है जो अन्य की अपेक्षा अधिक बार, अर्थात उस समंग श्रेणी में अन्य समंग श्रेणियों की अपेक्षा अधिक बार प्रयोग में होता है या प्रचलन में होता है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि बहुल अंक, जिस अंक का प्रयोग बहुत ज़्यादा बार होता है या जिस अंक की बाहुल्यता उस समंग श्रेणी में होती है, जिसकी बाहुल्यता उस समंग श्रेणी में सबसे अधिक होती है, उसे ही बहुलक कहा जाता है। बहुलक का एक विशेष गुण होता है, वो है पुनरावृत्ति का गुण, या इसकी आवृत्तियाँ सबसे ज़्यादा होती है। यदि हम अर्थ को देखें तो वह अंक जिसका प्रयोग समंक माला में, अर्थात जो समंक माला हमको दी गई है, में सबसे अधिक बार होता है, मतलब सर्वाधिक बार इसी की आवृत्ति होती है, अथवा जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसे ही बहुलक कहा जाता है। यहाँ पर दिया गया है कि जो मोड शब्द है वह ला मोड, फ्रेंच भाषा का एक शब्द है ला मोड, उससे निकला हुआ है। इसका अर्थ होता है सर्वाधिक फैशन में या सर्वाधिक प्रचलन में, अर्थात जो श्रेणी हमको दी गई है उसमें जिसका प्रचलन सबसे अधिक है उसे ही मोड कहा जाता है। आपके सामने दो परिभाषाएं हैं। एक गिलफोर्ड महोदय ने बोला है, बहुलक माप के पैमाने पर वह बिंदु है जहां की किसी वितरण में सर्वाधिक आवृत्ति होती है, मतलब सर्वाधिक आवृत्ति जहां पर हो वही बहुलक कहलाता है। जिजेक महोदय कहते हैं कि बहुलक वह मूल्य है जो पदों की श्रेणी में सबसे अधिक बार आता है। यहाँ पर फिर से उसी आवृत्ति या बारंबारता को कहा गया है, सबसे अधिक बार आता है, तथा जिसके चारों ओर सबसे अधिक घनत्व के पदों का वितरण रहता है, मतलब उसके आसपास सर्वाधिक पद उसी के आसपास ही रहते हैं। स्पष्ट है कि बहुलक सर्वाधिक बार प्रयोग किए जाने वाले पद का मूल्य है या मूल्यों के अधिकतम केंद्रीकरण का बिंदु है, अर्थात उसके आसपास केंद्रीकृत समंक होते हैं। अब हम बहुलक की कुछ विशेषताएं देखते हैं। इसमें सबसे पहला है, बहुलक समंक श्रेणी में सर्वाधिक बार जिसकी पुनरावृत्ति होती है। दूसरा है, इसका अनुमान लगाना सरल होता है, अर्थात सरलता से अनुमान लगाया जा सकता है। इसका कारण यह है कि सर्वाधिक घनत्व का बिंदु होने के कारण इसका अनुमान लगाना हमारे लिए सरल होता है। अधिक मूल्य वाले पद से इसका संबंध नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह वो पद है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है, मतलब यहाँ पर आवृत्ति से हमको मतलब होता है, उस पद से हमको मतलब नहीं होता है। फिर अगला है, मूल्यों को एक क्रम में रखना होता है। तो जिस प्रकार हम मध्यांक में हमने जो मीडियन देखा है, पढ़ा है, उसमें हमने मध्यांक के समान ही इसको भी आरोही या अवरोही क्रम में जमाना होता है। 5वें नंबर पर देखें, कभी कभी एक से अधिक बहुलांक हो सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि कभी कभी हमारे सामने ऐसे आंकड़े होते हैं जहाँ पर पदों का जो मूल्य है या आवृत्तियाँ हैं, यदि हम आवृत्तियों की बात करें तो आवृत्तियाँ एक जैसी होती हैं, तो वहाँ पर एक से अधिक बहुलांक भी पाया जाता है। बहुलक के गुण और दोष को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि बहुलक निकाला कैसे जाता है। तो यहाँ पर एक आंकड़ा दिया हुआ है, इससे हमको बहुलक निकालना है। ये अभी आंकड़ा हमारे सामने अव्यवस्थित है, तो जैसे हमने देखा था इसकी विशेषताओं में कि मध्यांक के समान इसको भी हम एक क्रम में जमा लेंगे, तो हम इसको आरोही क्रम में जमाते हैं। हम इस आंकड़े को आरोही क्रम में जमा लेंगे, अर्थात सबसे छोटा अंक सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इसको हम इस प्रकार से जमा लेते हैं। हमने इन अंकों को बढ़ते क्रम में जमा लिया है, अर्थात छोटे से बड़े की ओर हमने इसको जमा लिया है। अब हम देखते हैं कि किस अंक की आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि 3 की आवृत्ति सबसे अधिक बार है, अर्थात 5 बार 3 की आवृत्ति हुई है। आप देख सकते हैं 6 की आवृत्ति 3 बार हुई है, 3 की आवृत्ति 5 बार हुई है, अर्थात इस श्रेणी का जो बहुलक होगा वह होगा 3। यह इसका उत्तर होगा। अब हम एक और प्रश्न देखते हैं बहुलक से संबंधित, इसमें भी हमको बहुलक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है और
आवृत्तियाँ दी हुई हैं। तो जैसे इस टेबल को देखकर स्पष्ट हो रहा है कि इसमें 30 से 40 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है वो है 15, अर्थात 30 से 40 की जो आवृत्ति है या बारंबारता है या फ्रीक्वेंसी है वो 15 है। तो हमको प्रथम दृष्टया ही यहाँ पर पता चल जा रहा है कि ये बहुलक ये हो सकता है। अब हम इसको हल करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। इस सूत्र में एमओ का मतलब मोड, बाकी चिन्हों का हम डिटेल देख लेते हैं। L1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब हमने ये तो देख लिया है, बहुलक जो है वो हमारा 15 है यहाँ पर। अब इसमें हम देखेंगे कि इसकी निम्न सीमा क्या है, अर्थात 30 से 40 में की जो निम्न सीमा है वो क्या है। तो इसमें 30 जो है वो निम्न सीमा है। L2 का मतलब बहुलक वर्ग की उच्च सीमा। तो बहुलक वर्ग की उच्च सीमा क्या है, 30 और 40 में उच्च सीमा क्या है, वो है 40। अब हम देखेंगे F1 मतलब बहुलक वर्ग की आवृत्ति क्या है। तो बहुलक वर्ग की आवृत्ति कितनी है, आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुलक वर्ग की आवृत्ति है 15। फिर हम देखेंगे FO बहुलक वर्ग के ठीक पहले के वर्ग की आवृत्ति। बहुलक वर्ग ये रहा हमारा बहुलक, इसके ठीक पहले की वर्ग की आवृत्ति कितनी है, वो है 10, ये 10, ठीक है। फिर हम F2 देखेंगे बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की आवृत्ति। तो बहुलक वर्ग हमारा 15 है, इसके बाद के ठीक बाद के वर्ग की आवृत्ति कितनी है, वो है 8, ठीक है। इसको इन सारी चीज़ों को, ये तो हमारे सामने पूरे आंकड़े यहाँ पर प्रस्तुत हैं, इन सारी चीज़ों को हम इस सूत्र में रख देंगे। उसके पहले हम ये यहाँ पर सरल करने के लिए हमने इन सब चीज़ों को लिख लिया है। इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या आएगा। L1 में क्या आएगा 30, क्योंकि ये इसकी निम्न सीमा है। L2 में क्या आएगा, L2 में लिखा है बहुलक वर्ग के उच्च सीमा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 40। F1 बहुलक वर्ग की आवृत्ति कितनी है, आप देख रहे हैं बहुलक वर्ग की आवृत्ति है 15, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। बहुलक वर्ग के ठीक पहले की आवृत्ति कितनी है 10, और बहुलक के ठीक बाद के वर्ग की आवृत्ति कितनी है 8, तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब सारे आंकड़े हमारे सामने हैं, इनको हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। यहाँ पर हमने L1 की जगह पर 30 रख दिया है क्योंकि इसकी निम्न सीमा है। अब आगे देखते हैं। अब हमको यहाँ पर F1 यहाँ पर रखना है, तो F1 कितना है 15, इसको हम यहाँ रखेंगे। नीचे का भी मान हमने रख दिया है। अब हम इसमें L2 और L1 का मान भी यहाँ रखेंगे। तो L2 कितना है 40, L1 कितना है 30। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो 30 का तो जस्ट 30 वैसे ही रख देंगे। हम 15 को 10 के साथ माइनस करेंगे तो 5 आएगा। फिर ये नीचे का कैलकुलेशन करेंगे, तो नीचे के कैलकुलेशन में हम इसमें जो 15 को 2 के साथ गुणा करेंगे तो 30 आएगा। फिर उसको माइनस करेंगे 10 के साथ, फिर जो परिणाम आता है उसको हम 8 के साथ माइनस करेंगे। फिर हम 40 को 30 के साथ माइनस कर देंगे। जब हमने आगे इसको कैलकुलेट किया तो ये हमारा 30 तो एज इट इज़ रहेगा। जब हम इसको टोटल कैलकुलेट करते हैं, जो हमको इसमें भाग देने पर जो परिणाम आता है उसको हम 10 के साथ गुणा करते हैं, तो हमारा 4.16 आता है। इसको अब हम 30 के साथ जोड़ देंगे तो हमारा मोड हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो 34.16 है वो हमारे इस समंग श्रेणी समंग जो हमको आंकड़ा दिया गया था उसका बहुलांक जो आया है वो है 34.16। अब हम इसके बहुलांक के कुछ गुण या उपयोगिताओं को देख लेते हैं, किंतु उसके पहले हम बहुलांक ज्ञात करने की एक और सरल विधि को देख लेते हैं, जिसमें यदि हमको मीन और मीडियन मालूम हो तो हम कैसे बहुलांक निकालेंगे। तो उसका एक सूत्र है जो इस प्रकार है। इसका सूत्र कुछ इस तरह है, बहुलांक बराबर 3 गुणित मध्यांक, अर्थात हमारे पास मध्यांक होना चाहिए और माध्य भी होना चाहिए। उस माध्य और मध्यांक को हम इस सूत्र में रख देंगे। अब यदि हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास जो मध्यांक है वह 30 है और जो माध्य है वह 35 है, ये हमारे सामने है। अब हम इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो 30 को जब 3 के साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 90, और जब हम 35 को 2 के साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 70। अब जब हम जो हमको 90 और 70 प्राप्त हुए दोनों को घटा देंगे तो हमारे पास हमारा मोड हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो 20 है ये हमारा मोड है। अब हम बहुलक के कुछ गुण या उपयोगिताएं देख लेते हैं। सबसे पहला है, इसका गणना करना अत्यंत सरल होता है। क्यों होता है? क्योंकि सामान्य निरीक्षण मात्र से ही, अर्थात एक बार देख कर ही हम इसे समझ सकते हैं, इसे समझा जा सकता है और इसके लिए किसी विशिष्ट ज्ञान की ज़रूरत
नहीं होती है। दूसरा हम देखते हैं आवृत्ति वितरण अपूर्ण होने पर भी गणना कर सकते हैं। कई बार हमारे सामने आवृत्ति पूरी तरह से हमको दी नहीं होती, अर्थात हमको उच्चतम और निम्नतम सीमा वाले आंकड़े प्राप्त नहीं होते, तब भी हम इसकी गणना कर सकते हैं। लोकप्रियता, फैशन अर्थात झुकाव किस ओर है आदि के अध्ययन में यह अति उपयोगी है। इसका जो परिणाम होता है साथ ही शीघ्रता से प्राप्त किया जा सकता है। इसका प्रयोग विस्तृत क्षेत्र में कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए विशेष ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती है। इसे रेखा चित्र द्वारा समझा जाता है। एक बार में ही हमको पता चल जाता है कि रुझान या लोकप्रियता, फैशन या रुझान किस ओर है। आगे देखते हैं, यह समंग श्रेणी के किसी भी पद मूल्य से प्रभावित नहीं होता है, अर्थात इसमें महत्व किसका होता है, बारंबारता का महत्व होता है, इसीलिए इसके परिणाम यथार्थ व प्रमाणित होते हैं। आगे हम देखते हैं, बड़े पैमाने के आंकड़ों हेतु यह उपयोगी होता है। क्यों? इसका कारण यह है क्योंकि परिणाम हमको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो, क्योंकि हमारे सामने आंकड़े जब बड़े होते हैं तो हम उनका परिणाम जल्दी से जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं। गुण के साथ साथ बहुलक में बहुत सारे दोष भी हैं। तो उसमें पहला है, यह सभी पदों पर आधारित नहीं होता, अर्थात समूह के थोड़े पदों का ही प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि जिस पद की आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसी का ही प्रतिनिधित्व यह कर पाता है। दूसरा है, बीजगणितीय विवेचन संभव नहीं होता है, क्योंकि यह केवल अधिक आवृत्ति पर निर्भर होता है, सभी पदों पर नहीं, इसलिए इसका बीजगणितीय विवेचन करना मुश्किल है। अगला है, सीमांत पदों का महत्व नहीं होता, अर्थात उच्चतम और निम्नतम पदों का इसमें किसी प्रकार का कोई महत्व नहीं होता है। फिर है, सभी पदों की आवृत्ति समान होने पर बहुलक ज्ञात करना कठिन होता है। ऐसी भी परिस्थिति आती है क्योंकि आवृत्ति समान होने पर सर्वाधिक का पता हमको नहीं चल पाता। अगला है, पदों की संख्या कम होने पर यह अनुपयोगी होता है, क्योंकि समंग श्रेणी में पदों की संख्या सीमित होती है, इसी कारण इसके आधार पर प्राप्त किया गया बहुलक अत्यधिक अव्यवहारिक होता है। आगे यदि हम देखें, कई बार इसके बहुत भ्रामक परिणाम निकलते हैं। इसका कारण यह होता है, यदि वर्गांतरों को क्रमबद्ध न रखा जाए तो प्रायः इसके परिणाम ऐसे आते हैं जो भ्रामक होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इसके दो बहुलक भी प्राप्त होते हैं। जब हमको दो बहुलक प्राप्त होते हैं तो ऐसी स्थिति में वास्तविक बहुलक का जान पाना या वास्तविक बहुलक को ज्ञात कर पाना बड़ा कठिन हो जाता है। आशा है आपको बहुलक संबंधी यह वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।